हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं तो भूल गया था भाई क्लास। तो बस ये था कि बाई चांस मैं फ्री बैठा था। एक सेकंड बच्चों। हाँ बच्चों, अगर तो मैग्नेटिज्म वाला करना है सिस्टर। Yes. तो किसी के पास भेजना मुझे पीडीएफ उसकी। हाँ मिल गई बच्चों।
हाँ बच्चों। फिर पहले आप एक बार वो साइक्लॉइड वाला बता दो, उसके मतलब 3-4 क्वेश्चन थे तो सारे नहीं है मतलब। मैं बताता हूँ एंड में, पहले बाकी करो। साइक्लॉइड वाला छोड़ दो, उसके अलावा बताओ। यस सर। फिर फोर्थ और सिक्स मतलब उनका क्लियर ही नहीं है कि क्या कुछ है। ये फिगर शायद मिक्स हुआ हुआ है ना? यस। चलो ये तो मैं फिगर मंगाता हूँ बच्चों, अभी अभी भेज देता हूँ। और बताओ। 10th का आंसर बच्चों। 10th। यस सर, 10th का आंसर भी लगता है। ओके, क्या आता है 10th के आंसर में? आई क्या वाली टर्म में एक रूट टू होना चाहिए। आई कैप वाली टर्म में एक, रूट टू। मतलब बाहर। फिर अंदर वो -√3/2 -1 प्लस √2। अच्छा ठीक है। और बच्चों। सर क्वेश्चन 21। माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपकी वेलोसिटी बन गई एट एन एंगल थीटा। तो अ, तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसका हेलिकल पाथ बन जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो पिच बनेगी बेसिकली, वो पिच का डिस्टेंस दिया हुआ है। और उसमें हमें मतलब एज आई कैन सी कि थीटा एंगल स्मॉल लेना है। तो जो डिस्टेंस है वो पिच बन गया। पिच क्या बन गई? बी कॉस थीटा इंटू 2 पाई m/क्यूबिक। ठीक है, और एक हमें ये पता है कि हाफ mv² = E × V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो v डल गया √2 eV/m। को यहाँ डालो, cos थीटा को 1 ही कर देते हैं। सारा स्क्वायर में रहता है 4 पाई² b²। ये बन गया देखो। हाँ, आगे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 23, 22 हो गया, ठीक है। तो आपने टेंशन निकाल ली, वो तो जो हमारा स्टैंडर्ड केस है उसके हिसाब से। जो 23 है, फाइंड द डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द लूप इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज y। तो जो बेसिकली 22nd क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज होगा कि जो वायर है, मान लो वायर जो है आपकी वो टोटल लेंथ L है, ठीक है, उसकी टेंशन आपने निकाल ली, तो टेंशन अपॉन पाई आर स्क्वायर कर दो, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन वैसे तो डलेगा dl/L, जो कि dr/r ही बन गया, क्योंकि L is 2πr, तो dl/L जो है वो dr/r ही बन गया। तो बस आप इधर से dr निकाल दोगे। dl/L dr/L कैसे फिर? L 2πr होगा, फिर r यहाँ पे कोई भी ले लो, मतलब कुछ भी छोटा सा पार्ट ले लो, जितना भी पार्ट ले लो, है ना। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो चेंज इन, मतलब जो फ्रैक्शनल चेंज है वो तो सेम ही आएगा ना, जो रेडियस में आएगा वही वायर में आएगा। डिक्रीज इन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कर रहा था, ठीक है सर, लूप आ गया, ठीक है। 24th क्वेश्चन, ओके। तो सी इसमें बच्चों बस आपने जो बात यूज करनी है 24th में, तो जब हम इसमें चार्ज भेजेंगे ऐसे, करंट आई, ठीक है, तो फोर्स जो हो गई वो हो गई IBL, ठीक है। इम्पल्स हो गई इंटीग्रल एफ डी टी, जो कि बन गई इंटीग्रल IBL dt, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये बन गया BL इंटू इंटीग्रल आई डी टी, वो क्या बन गया Q। तो ये इम्पल्स हो गई विच इज मास इनटू वेलोसिटी, तो इससे वेलोसिटी आ गई, ये सडन वेलोसिटी मिल गई उसको। तो इस पे अब बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है। थर्टी वन, ए पार्ट, देखो 31 के ए पार्ट, 31 में क्या करना है आपको, सी जब आप ये जो रॉड है, जब इसका FBD बनाओगे, ठीक है, जो जो ये बीच में ऐसे सर्कुलर लूप आ गया, तो इसमें एक तो ये टेंशन आ गई T1 T2, ठीक है। एक ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट के कारण जो आप समझो कि फोर्स नहीं आई कोई, बट एक टॉर्क आ गई। ये जो M वेक्टर है ये इधर को है ऐसे, ठीक है ना। तो तो M क्रॉस B अगर हम कर रहे हैं तो एक ऐसे एक टॉर्क आ गई, जो कि आपकी MB बन गई, क्योंकि एंगल तो 90 है। तो आपको क्या करना है, और एक
हाँ, तो एक आपका जो रॉड का मास है वो आपका निकल आएगा कि इनिशियली आपको पता है कि 2T0 इज इक्वल टू mg, तो इससे आपके पास रॉड का mg आ गया। तो अब आप क्या करोगे नई सिचुएशन में, एक तो फोर्स बैलेंस करोगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, और एक आप टॉर्क बैलेंस करोगे। ठीक है, तो आप मतलब सेंटर के और कहीं भी किसी भी पॉइंट के अबाउट कर दो टॉर्क बैलेंस। तो बस ये ध्यान रखना है कि वहां पे मतलब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटर के अबाउट करता हूँ टॉर्क बैलेंस, तो सेंटर के अबाउट क्या होगा कि T2 की एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगी T2 इंटू एल बाई टू, एम बी एंटी क्लॉकवाइज आ गई जो कि बैलेंस होनी चाहिए T1 से, तो T1 इंटू एल बाई टू। अंडरस्टूड? आगे बच्चों। थर्टी सेवन, आंसर में कोई इशू है? सर एक बार समझा दो वैसे क्या होगा तो क्लियर है। बेसिकली क्या है कि दो वायर्स हैं जो कि करंट आउट ऑफ द प्लेन कैरी कर रही हैं, ये जो हमें फिगर में दिख रही हैं, ये वाली। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से हम ऑप्शंस बनाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि अगर हम बीच वाले रीजन की बात करें, तो बीच वाले रीजन में अगर मैं जस्ट टुवर्ड्स द राइट ऑफ मतलब इस पॉइंट पे हूँ लेट्स से, तो यहाँ फील्ड ऐसे होएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता प्लस माइनस मतलब, बट ये तो पता है कि ऊपर को होएगी फील्ड। एंड अगर मैं जस्ट लेफ्ट पे पॉइंट लूँ, यहाँ पे फील्ड जो है वो नीचे को होएगी। तो इसका मतलब साइंस तो ऑपोजिट आने चाहिए, तो विच मीन्स कि आपकी नीचे वाली दो ऑप्शंस तो कैंसिल ही हो गई, सी डी। अब ए बी में कैसे चेक करना है, जैसे लेफ्ट वाली वायर है, अब उसके जस्ट लेफ्ट पे पॉइंट ले लो। अब यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो नीचे को आएगी, तो मतलब यहाँ पे भी साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो आंसर क्या बचा? बी। आगे। लेकिन मतलब 37 में इन्होंने वो पूरा तो नहीं, हमने प्रॉपरली तो नहीं किया ना कि जो इन्होंने एक्स के ऊपर लेफ्ट साइड पे इन्होंने बनाया है, तो उसका ऊपर भी तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। नहीं नहीं, हम तो बस ब्रॉडली आइडिया लगा लेना हमने कि एक वायर के बिल्कुल पास तो वही वायर डोमिनेट करेगी ना। यस सर, मतलब वही डाउट था कि मतलब एग्जैक्ट टाइप तो नहीं था वो बन रहा। बात एग्जैक्ट तो फ्री है कि आपको तीन केस बना के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे, यस। की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आगे बच्चों। 41st क्वेश्चन, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई, पार्टिकल चार्ज q मास m projected towards it with speed v. Find the minimum separation between the wire and the particle. तो बस हम देख सकते हैं कि भाई ये जो वायर है उसके कारण जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन होएगी, जिस कारण से हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स आएगी v क्रॉस b, अगर हम देखें नीचे की तरफ। ठीक है,
तो भाई जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा, वी कैन अंडरस्टैंड कि इट हैज टू बी समथिंग ऑफ दिस टाइप, राइट, क्योंकि उस पर फोर्स नीचे को आ रही है। है ना? अब हम कह रहे हैं मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन ऑब्वियसली तभी होगी जब मतलब जो टुवर्ड्स द वायर वाला स्पीड का कंपोनेंट है वो खत्म ही हो जाए, मतलब जब वो कंप्लीटली ऐसे ही हो जाए। करेक्ट। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको जीरो करना है। बच्चों बताओ क्या एनर्जी वाला कुछ कर सकते हैं? क्या एनर्जी से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। एंड वो ऑब्वियस है, क्यों? मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क ही नहीं करती। तो आप एनर्जी कंजर्व क्या करोगे? एनर्जी कंजर्वेशन तो आपको ये कह रहा है कि बस हर इंस्टेंट पे आपको पता है कि जो स्पीड है वो v रहेगी, ठीक है, माइंड यू स्पीड v रहेगी, ये आपको पता है। करेक्ट। तो देखते हैं कि उससे कुछ इंटरमीडिएट स्टेप में कोई फायदा होता है कि नहीं, बट डायरेक्टली तो नहीं होगा। डायरेक्टली तो आप देख ही सकते हो ना, जैसे मैंने फिगर से पहले ही दिखा दिया कि पहले लेफ्ट को भी है, बाद में नीचे को भी है। तो अब क्या तरीका फॉलो कर सकते हैं? भाई सीधा तो दिख रहा है, कुछ नहीं लगेगा। कोई इक्वेशन लिख के देखते हैं कि जैसे मान लो किसी इंस्टेंट पे इसकी v इधर को है, तो वेलोसिटी, तो ये vx हो गई, ये vy हो गई। अ, तो मुझे x डायरेक्शन वाली फोर्स से मतलब है। बताओ बच्चों, x डायरेक्शन वाली फोर्स क्या होगी? वो पीछे को आ जाएगी, q v y b। ठीक है जी। और मैं x कोऑर्डिनेट ऐसे ही ले लेता हूँ कि किसी भी x पे जब स्पीड vx है तो उस पे जो फोर्स है वो q v y b रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सिचुएशन? तो अब बच्चों व्हाट आई कैन राइट इज कि जो फोर्स है q v y b इज इक्वल टू माइनस डी वी एक्स बाय, इनफैक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, माइनस वी डी वी बाई डी एक्स। वी को भी क्लियरली लिख दो वी एक्स। ध्यान से बच्चों देख के बताना मुझे माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा।
तो कोई बात नहीं है ना, एनीवेज हमें पता है वो हम जो डिस्टेंस ही निकालना है, तो ये दिमाग लगाने की जगह हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, है ना। बात समझ आती है? मतलब नॉट वर्थ इट, है ना, कि उस पर हम सोची जाए। अब वी वाई को आप क्या लिख सकते हो? वी वाई को आप लिख सकते हो रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी एक्स डी वी एक्स बाय डी एक्स। तो ये आप एक एम भी आएगा ना यहाँ पे, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई क्यू बाय एम डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी एक्स डी वी एक्स अपॉन द रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है उसमें इंटीग्रल वी एक्स का कहाँ से कहाँ बनेगा, फ्रॉम वी टू जीरो। आया समझ बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और अब ये इंटीग्रेशन होएगी कैसे बच्चों? मतलब वैसे आप मैथ्स में सीखोगे, ठीक है। अदरवाइज करना क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में आप ये जो पूरी चीज़ है ना, इसको कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा ना, जब इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तो जिसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो वी एक्स इंटू डी वी एक्स आएगा, वो सीधा सीधा ऊपर डल जाएगा। समझ गए बच्चों? अच्छा मैंने एक चीज मिस कर दी, बताओ क्या? ये इंटीग्रेशन में मैंने बी लिखा ही नहीं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो सीधी ऐसे नहीं बनेगी, वो क्यू बाय एम इंटू म्यू नॉट आई बाय टू पाई एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन बनेगी ना। राइट बच्चों? तो इसमें व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि जो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन आएगी वो एल एन में आएगी। अच्छा ठीक है, तो इनिशियल एक्स नॉट दिया भी हुआ है, तो बिल्कुल सही है, तो आप उससे निकाल सकते हो। तो करना इसको घर से पूरा सॉल्व, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 50। तो जो 50th ना, मैं बताऊंगा नहीं अभी, मतलब ना सिर्फ सिमेट्री से करना है, देर इज नो, मतलब कोई इसमें कोई मैथ्स नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। आपने सिर्फ बहुत ध्यान से मतलब ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी सेम बनेगी, कौन सी क्वांटिटी उसका कुछ डबल बन जाएगी, ठीक है। वो आइडिया लगा के बस ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
53। 53 में भी मतलब वो हेलिक्स बन रहा है, बस आपको वो समझना है कि हेलिक्स की मोशन किस टाइप की है ना। मतलब पहले एक तरफ को हेलिक्स बनेगा, फिर दूसरी तरफ को हेलिक्स बनेगा। आगे। 59 का बच्चों आंसर। बताओ बच्चों। ठीक आ रहा है। आगे। 61। मतलब इसमें मेरा डाउट ये था कि जब हम कोई स्मॉल आर डी थीटा लेंथ लेके इसको सॉल्व करते हैं, हम्म। तो मैंने तो मतलब जैसे ये किया था कि एम ओमेगा स्क्वायर आर को मैं उसी के फ्रेम में चला गया था उस आर डी थीटा को, कि एम हम्म। ओमेगा स्क्वायर आर बाहर को मान लिया था, तो हम्म। उससे भी आंसर आ गया था। लेकिन हाँ, अगर हम अर्थ फ्रेम में करेंगे तो मतलब हमारी टेंशन फोर्स और जो मतलब मैग्नेटिक अक्षरों में फोर्स बस है। आप ये लिखोगे कि जो टेंशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग इक्वल है, मतलब टेंशन लेकिन फोर्स इज इक्वल टू एम में। ये सिर्फ वही डाउट है कि लेकिन तब तो हमारी टेंशन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज करेगी ही ना। हम तो सिंपली एम ओमेगा स्क्वायर आर की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो उसका आंसर में एक माइनस साइन आ जाएगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं। हमें कहा है करंट एंड रोटेशन बोथ आर क्लॉकवाइज। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि एक तो हमने उसको क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, और एक हम उसको उसके अंदर हमने करंट आई भी दे दिया। ठीक है। तो सी, अगर मैं कोई भी एक छोटे से पार्ट का एफबीडी बनाऊं, जैसे मान लो मैं ये लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम का एफबीडी बनाता हूँ, वो जो हम आर डी थीटा वाले मेथड से बनाते हैं। ठीक है। तो इस पे ये टेंशन टी हम ऐसे दिखाएंगे। एक इसकी एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। और इस छोटे से पार्ट पे अगर हम देखें, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी वो बाहर को लग रही होगी, आई वी डी एल। करेक्ट। तो अब आपने क्या करना है, मतलब आपका ये बन जाएगा ना, 2t का जो भी वो कंपोनेंट बनेगा माइनस आई वी डी एल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर बच्चों। हम्म। आगे।
65। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने वो वायर वाला भी क्वेश्चन किया था ना। अ, आप किसी भी इंस्टेंट पे उसको वी एक्स वी वाई में स्प्लिट कर दो। ठीक है, जैसे ये है, ये तो आपको अब पता ही चल गया कि ये वी नॉट है, तो एक वी एक्स है, एक ही निकालते हैं, दूसरा तो पता ही है कि एनर्जी से निकल ही आएगा। तो ये वी वाई जो है वो रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अ, वही फोर्स के दो कंपोनेंट्स लेके दोनों की इक्वेशंस लिख के बी का एक्सप्रेशन आप पुट कर दोगे, है ना, बिल्कुल वैसा ही है। आगे। 71. In order to impart an angular velocity to an Earth satellite, geomagnetic field can be used. Find the maximum possible angular velocity is discharged suddenly through a coil. ठीक है जी। थोड़ी सी बस लैंग्वेज को समझना है। कॉइल है सैटेलाइट सरफेस पे, the geomagnetic field is parallel to the winding plane and its flux density is this much. तो मतलब आप ऐसे सोचो बच्चों कि ये अर्थ है, इसको मैं एक मिनट के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, और ये हो गई आपकी सैटेलाइट जो कि आपका स्फीयर है। तो आपको कह दिया कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है आपको उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, इट इज पैरेलल टू द वाइंडिंग प्लेन। तो मान लो हमने ऐसे कॉइल डाली हुई है, तो ये प्लेन हो गया, और इसी के अलोंग आपको कह दिया कि अर्थ की फील्ड है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, आप समझो कि जब आप ये रेड कॉइल में करंट भेजोगे, तो क्या होगा, आप सोच रहे हो कि वो एक एम वेक्टर आएगा ऊपर को, एम बी की टॉर्क आएगी जो कि उसको अ, घुमा देगी सैटेलाइट को। तो अब आपको कंडीशन क्या बनानी है, अब आपको, अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, आपको कहा कि चार्ज जो है वो सडनली डिस्चार्ज किए, तो आप अगर किसी भी इंस्टेंट पे, अब आप यहाँ पर भी वही बनाओगे सेटिंग कि जो टॉर्क है, किसी भी इंस्टेंट पे टॉर्क हो जाएगी आपकी आई इंटू एरिया इंटू बी। तो आप एंगुलर इम्पल्स लिख दो, टॉर्क डी टी। तो तो जब टॉर्क डी टी बनाओगे तो वो बन गई, वो वही क्यू ए बी बन गया। इसको किससे इक्वेट कर दोगे, आई ओमेगा से।
तो आई अबाउट एक्सेस लोगे, है ना? तो उससे निकला। ये हो गया था किसी का 71? ओके गुड। सेवेंटी थ्री। 73 के आंसर में क्या प्रॉब्लम है बच्चों? सर बन ही नहीं रहा सर आंसर, मतलब गिवन क्वेश्चन से कुछ भी नहीं बनी। अच्छा, और क्या आता है आंसर? एक सर माइक्रोमीटर दिया हुआ, सर माइक्रोमीटर और गैल्वेनोमीटर डिफरेंट होते हैं। सर मतलब अगर हम 50 मिली एम्पियर को 50 माइक्रो एम्पियर मानेंगे तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाता है सर। यस सर। और पीछे बी दिया हुआ है। सर नहीं सी सर, पीछे बी और सी दोनों गिवन है। और सर सी तो वैसे भी नहीं आ सकता। हाँ सी तो मतलब मिली से एम्पेयर, तो क्या ही करोगे। हाँ तो क्या करें, हम इसको माइक्रो बना दें और आंसर बी कर देना। कंसेप्ट और कुछ नहीं है इसमें, मतलब वही स्टैंडर्ड तरीके से करना होता है। सर माइक्रोमीटर सर गैल्वेनोमीटर भी नहीं होता सर, माइक्रोमीटर तो स्क्रू गॉज होता है सर, मैं नेट पे देखा था। हाँ माइक्रोमीटर तो वैसे उसको कहते हैं, स्क्रू गॉज को, तो यहाँ भी गैल्वेनोमीटर या वो शायद माइक्रो मीटर कहना चाहते होंगे। तभी ऐसा लिखा है, कैन बी यूज एज अ वोल्ट मीटर और हायर रेंज मीटर। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो माइक्रोमीटर कहना था उन्हें। आगे बच्चों। ये तो मुझे वो स्टैंडर्ड ही लग रहा है ना। यस। ओके, तो अब बचा बच्चों वो साइक्लॉइड वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन 83 लास्ट पार्ट। ये दो वायर्स हैं। मैं समझ गया हूँ आशीष आपका डाउट। मुझे बताना कि यही डाउट था कि नहीं। रिजल्टिंग इफेक्ट बताना है। तो इसका एक तो पी तो गलत हो गया ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो ऑपोजिट आएगी। क्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड एट बी ड्यू टू करंट्स इन द वायर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो क्यू आ गया। आर नहीं आएगा, है ना? मतलब कैंसिल तो नहीं हो रही फील्ड। करेक्ट? अभी तक ठीक कर रहा हूं मैं बच्चों? तो अब जो कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी, वो होती है एस पार्ट को लेकर।
कि अगर तो आप वायर का छोटा सा पार्ट लेते हो, है ना, अगर तो मैं एक छोटे से सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से कंपेयर करूं, तो उससे तो ये बनता है कि भाई हाँ सॉर्ट ऑफ वायर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन बन गया, तो दे शुड रिपेल, है ना। और अगर मैं वो पूरे को सोच लूं कि नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं लूप के ऊपर, तो वो नेट फोर्स तो जीरो ही बन जाएगी। तो आशीष ये डाउट था? कि एस पार्ट आना चाहिए कि नहीं? तो वही चीज की आपस वाली लें कि ना लें। तो बच्चों इसीलिए ऐसा हुआ था कि ये जब आया था क्वेश्चन 2007 में, तो उन्होंने दोनों को मार्क्स दिए थे। मतलब इसका आंसर था क्यू एस और क्यू अलोन। समझ गए? मतलब रीजन भी समझ गए क्यों किया गया ऐसा? हाँ आशीष, आगे। ओके, अब मैं बच्चों आपको साइक्लॉइड वाला दिखा रहा हूँ, है ना, क्या इक्वेशंस किस टाइप की बनती हैं। तो आप ये देखना, ऑब्जर्व करना, मीनवाइल मैं वो जो एक दो फिगर जो गड़बड़ थे ना, मैं वो मंगाता हूँ। ओके, तो बच्चों साइक्लॉइड की सिचुएशन ऐसे बनती है जब आप, जैसे मान लो जहाँ पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हों और एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो, ठीक है। बिल्कुल इक्वेशंस बच्चों वैसी बनेंगी जैसे आज मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस करके दिखाया। ब्रॉडली आप देख सकते हो कि होगा क्या कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसको ऊपर को स्पीड मिलेगी। अब जैसे ही वो स्पीड ऊपर को मिलेगी, ठीक है, तो उस कारण से उस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ जाएगी बच्चों? एक चेंज ये करो बच्चों कि इस फिगर में जो बी है, मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिखाई हुई है, उससे एक्चुअली वो दूसरे प्लेन में बन जाएगा। आप बी जो है वो आउट ऑफ प्लेन मानो, ठीक है, रहा तो स्टिल वो परपेंडिकुलर ही। तो आप बच्चों ये बात सोच पा रहे हो कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको वाई में स्पीड मिली या वाई में वेलोसिटी मिली?
और y में वेलोसिटी मिलने के कारण उस पे एक फोर्स लगनी शुरू हो गई जो किधर को लगेगी, राइट को, है ना। तो समवेयर ऐसा होगा कि वो जो पार्टिकल है उसमें फोर्स y में भी लग रही है और x में भी लग रही है। तो व्हाट वी डू इज, हम बच्चों मान लो कुछ रिलेशंस निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट डराइव नहीं कर रहे हम, तो हम किसी भी इंस्टेंट पे तो जो वी एक्स वी वाई मानते हुए, ठीक है, जेड मैंने दिखा दिया बट हम इक्वेशन से समझ गए हैं कि जेड तो कहीं से आ ही नहीं रहा, है ना। तो अब बच्चों मुझे बताओ, जैसे मान लो मैंने किसी भी इंस्टेंट पे मान लिया कि वेलोसिटीज वी एक्स वी वाई हैं, तो इस पे फोर्सेस कैसे कैसे लग रही होंगी। देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है, वो तो ऊपर को ही लग रही होगी, क्यू ही। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इन दोनों के कारण लगेगी, कंपोनेंट्स के कारण, है ना। वी वाई कॉम्पोनेंट के कारण लग रही है एक्स में, वो बन गई क्यू वी वाई बी, इजंट इट। और वी एक्स कॉम्पोनेंट के कारण लग रही है वाई में, जो कि बन गई क्यू वी एक्स बी। ये एफबीडी समझ आया बच्चों। अब इससे जब हम इक्वेशंस लिखेंगे, आपकी एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन बन गई क्यू वी वाई बी इज इक्वल टू एम डी वी एक्स बाई डी टी। और आपकी y डायरेक्शन में इक्वेशन बन गई क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी इज इक्वल टू एम डी वाई बाई डी। हाँ जी बच्चों, ये समझ आया। ओके, जस्ट स्पेंड अ मिनट थिंकिंग अबाउट कि इसको क्या तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, हाउ शुड बी प्रोसीड फर्दर। आप ये देख रहे हो कि इनका पंगा क्या है इक्वेशंस का, इंटरमिंगल्ड इक्वेशंस हैं, है ना, कि x के अंदर y इन्वॉल्व हो गया, y के अंदर x इन्वॉल्व हो गया, बट स्टिल थिंक क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का।
हाँ जी बच्चों, क्या समझ आया? देखो क्लियरली इंडिविजुअली तो सॉल्व ही नहीं हो सकती ये इक्वेशंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो एकदम समझ आता है कि वी वाई को लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट कर दें। राइट बच्चों? तो ये किस टाइप की इक्वेशन बनी? देखो क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स इंटू बी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई बाई डी टी। राइट हैंड साइड से पुट करो, क्या बन गया? ये ऐसे बन जाएगा बच्चों, देखना। यहां से क्या हिंट मिल रहा है बच्चों? ये किस टाइप की इक्वेशन है? बोलो बच्चों, ये इक्वेशन कोई जानी पहचानी लग रही है किसी तरह? एलसी सर्किट या एस एच एम नहीं है ये, देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी टाइप की नहीं होगी इक्वेशन? तो ये जो इक्वेशन है सिमिलर टू एस एच एम होगी, ठीक है? तो मतलब दो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो, जैसे मैंने आपको एलसी में भी कहा था कि आपको उसका सॉल्यूशन जानने की जरूरत नहीं होती, बट क्योंकि एसएचएम में किया होता है तो हम सीधा कह सकते हैं। यहां से बच्चों आप क्या कह सकते हो कि वी एक्स किस टाइप का होगा? मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी? इसका सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस सी बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप वी एक्स को इस तरह से इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और आप फिर फाई निकाल भी सकते हो, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है फेस का, कि भाई आपको जैसे पता है कि टी इक्वल टू जीरो पे वी एक्स जीरो है। आई बात समझ बच्चों? और अगर वी एक्स निकल गया तो उससे वी वाई निकाल सकते हो। तो ये तो हुआ बच्चों प्रॉपर इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक है? जो हमारे को वो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं वो ये है, जो मतलब बिना सॉल्व किए हम इक्वेशन से अगर हम देखें ध्यान से, जो जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस है,
देखो जो क्या मैं इन इक्वेशन से भी वो बन जाएगा बच्चों, और वो चीज मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूं अगर आप सोचो। कैन आई राइट, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। चलो एक स्टेप अभी रुक जाओ, इस पे आते हैं अभी जो मैं लिख रहा था। आप देखो बच्चों, एक तो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है, देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं, देखो कि q dy बाय dt इंटू बी इज इक्वल टू m dvx बाय dt। ठीक है, तो dt कट गया, इंटीग्रेट, मुझे पता है कि y इक्वल टू 0 पे vx 0 था, तो इससे क्या बन गया, q b y इज इक्वल टू m dx। तो vx इज इक्वल टू q b बाय m इंटू y। ठीक है बच्चों, तो हम और कुछ तो निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे, बट समहाउ इक्वेशंस ऐसी बनी कि आप किसी भी y कोऑर्डिनेट पे x कंपोनेंट ऑफ स्पीड बता सकते हो। राइट बच्चों, तो ये मतलब कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है आईआईटी का, है ना, कि वो उधर नहीं जाएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है, बट जो सीधे ही चीजें निकल सकती हैं उस पे तो वो जा ही सकते हैं ना। फिर बच्चों आप देखना, देखो कि एक सेकंड,
हाँ जी बच्चों, अब देखो ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, देखो क्यू ई वाई इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर। बताओ ये कैसे बनी? ये सीधा एनर्जी से बन गई ना भाई, जो वर्क डन होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पे? क्यू ई बाय दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा के, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर। आया समझ बच्चों? ठीक है, नहीं तो इसको आप बना भी सकते हो, राइट हैंड साइड पे आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ये चीज बन जाएगी अपने आप। हाँ बताओ, ये बात समझ आई कि हम कैसे इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? ओके, तो आप मेरे को बच्चों अब सोच के ये बताओ कि ये इक्वेशंस को देखते हुए कि आप y मैक्स कैसे निकाल सकते हो, एक y मैक्स और एक vy मैक्स, इनकी वैल्यूज बताओ।
हाँ बच्चों, हुआ क्या? देखो बच्चों, ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब आप वी एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आपकी उसमें क्वाड्रेटिक नहीं बन गई y में? बोलो। तो क्या उस क्वाड्रेटिक से हम बता सकते हैं वैल्यू मैक्सिमम y की? या वो मतलब वैसी बनती है, इंक्रीजिंग क्वाड्रेटिक बनती है? और जो दूसरा है वी वाई मैक्सिमम, हाँ बच्चों, ये निकल सकते हैं कि नहीं? मैंने एक्चुअली अभी ऑन द स्पॉट ही एकदम सोचे थे, मुझे पक्का पता भी नहीं कि ये निकल सकते हैं कि नहीं। वी वाई का अगर हम सोचें तो डी वी वाई बाई डी टी जीरो कर देंगे, तो उस इंस्टेंट पे हमें वी एक्स तो पता चल गया कि वी एक्स ई बाई वी होगा, राइट? तो अगर वी एक्स पता चलता है, नहीं बट वी एक्स से वी वाई तो नहीं निकाल सकते आप फिर? वी एक्स से तो वाई निकलेगा। नहीं, वी इज नॉट गिवन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ना। मतलब हम मैक्सिमम वेलोसिटी पे वी एक्स बता सकते हैं, और हम मैक्सिमम वेलोसिटी पे उस वी एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई बता सकते हैं, है ना? चलो ट्राई करना बच्चों ये, ठीक है? मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये हो सकता है कि नहीं, जस्ट ट्राई कि अब क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। वैसे जो इस केस में पाथ बनता है बच्चों, वो ना पाथ इस टाइप का बनता है। अ,
like this. These are not semicircles. बेसिकली ये ना इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर आपका एक डिस्क प्योर रोलिंग कर रही हो, तो अगर मैं डिस्क का लोएस्ट पॉइंट ले लूं, डिस्क या रिंग कोई भी, ठीक है, जो उसका लोकस बनेगा ये वैसा ही पाथ बनता है। ठीक है, तो मतलब यहां से मेरे माइंड में आया था कि वाई मैक्स टाइप्स कुछ होना चाहिए, मतलब आई एम नॉट श्योर कि सीधा निकलता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, एक मैं आपको मैंने आपको भेज दिया, ये डाउनलोड कर लो, वो फर्स्ट पेज पे ना वो ठीक करके। एक मिनट, चलो ठीक है बच्चों, फिर डन ये प्लीज ट्राई करके डिस्कस जरूर करना मेरे से, ठीक है, कि इसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। चलो ओके बच्चों, बाय।